करीब 18 मई की बात है, रात के 11:15 बजे थे। पुणे के एक अमीर बिल्डर, रियल एस्टेट के मालिक, जिनकी करीब कहते हैं 600 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उनका एक नाबालिग बेटा अपने 10-12 दोस्तों के साथ पार्टी करने निकलता है, क्योंकि उसके पास उसके बाप ने एक नई गाड़ी दी थी, पोर्शे, जिसकी कीमत करीब 2,58,00,000 इस गाड़ी की कीमत थी ऑन रोड। वो जाता है, अपने बाप का वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेकर जाता है, फिर वहाँ पहले एक पब में जाता है। पब में करीब वो 90 मिनट तक रुकता है, अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है। और वो पब वाला, जो कि एक माइनर को शराब नहीं परोसनी चाहिए, वो वहाँ के मैनेजर और तमाम वेटर इन तमाम बच्चों को शराब पिलाते हैं खुशी खुशी। 1.5 घंटे तक वो वहाँ शराब पीते हैं। 48,000 रुपये का बिल आता है, कार्ड से पे करते हैं कार्ड से। इसके बाद ये लोग अब वहाँ से, दोस्तों का काफिला निकलता है। इनकी प्यास अभी बुझी नहीं, बार बंद होने का टाइम आ गया, तो अब ये वहाँ से निकलते हैं और इसके बाद एक नामी 5 स्टार होटल में पहुँचते हैं। तब रात के करीब 12:10 हुए थे। वहाँ ये फिर से तमाम दोस्त शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद बिल लेते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं। अब बाकी दोस्त अपने अपने गाड़ियों से, चूंकि सभी अमीर दोस्त थे, निकल गए। अब इस पोर्शे का नाबालिग अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठता है। ड्राइवर साथ था, लेकिन वो पीछे की सीट पर है और इसने शराब पी रखी है। 2 और दोस्त उसी गाड़ी में इसके साथ बैठते हैं, जिनको ड्रॉप करना था। गाड़ी चलती है और करीब 2:15 बजे, लगभग कहते हैं 250 से 200 किलोमीटर की रफ्तार थी। रात के करीब 2:15 बजे थे। आमतौर पर सड़क पर इतनी भीड़ होती नहीं, सन्नाटा होता है। लेकिन तभी एक जगह पर, पुणे के, जहाँ रात को भी बहुत सारे लोग होते हैं, ये बेकाबू कार एक बाइक से टकराती है। उस बाइक पर एक लड़की और एक लड़का। लड़की मौके पर दम तोड़ देती है, लड़के की बाद में मौत होती है। आसपास के लोग देखते हैं इस पोर्शे कार का एयरबैग खुल जाता है, भाग सकते नहीं थे और सब वैसे भी नशे में थे। तो फौरन लोग आते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग लोकल पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस की टीम आती है और फिर इन लोगों को पब्लिक के गुस्से से बचाते हुए थाने ले जाती है। थाने जाने के बाद जो थाने के इंचार्ज थे, उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो धन्ना सेठ के बेटे हैं। फिर क्या था, नजरिया बदल गया। थाने में 2 लोगों को कुचल कर जो आया, उसे पिज़्ज़ा और बाकी चीज़ें खिलाई जा रही हैं, कोल्ड ड्रिंक दी जा रही हैं। बाप को फ़ोन किया जाता है, बाप फ़ौरन आता है। रात के अंधेरे में सारी सेटिंग शुरू होती है। इसके बाद पुलिस ब्लड सैंपल लेती है और फिर सुबह होने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने, और फिर ये था कि फ़ौरन वो उम्र का सबूत निकाला जाता है, बता दिया जाता है ये तो नाबालिग है। पहले तो ये बताने की कोशिश की जाती है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर को समझाया जाता है कि तुम ये इल्ज़ाम अपने सर पे ले लो, तुम्हारे परिवार का पूरा खर्चा हम देंगे। लेकिन चश्मदीद सभी ने देखा ड्राइविंग सीट पर, पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल था ये केस बनाना फर्जी। तो फिर अब बच्चे का ही नाम आया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जाता है। वहाँ पर उसे कहा जाता है 307 ऐसी शर्तें रखी थी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे छोड़ने के लिए, और वो जो बनी थी शर्तें जमानत के लिए, वो बड़ी आसान सी कि रोड एक्सीडेंट और सेफ्टी पे 300 वर्ड्स के ऐसे लिख दो, जाकर यातायात नियम सीखो, 15 दिन के अंदर पेश होना, यही सारी चीज़ें, और बुरी सोबत से दूर हो जाओ, शराब छोड़ने के लिए किसी के साथ कांटेक्ट करो, उनसे काउंसलिंग करो, और 2 लोगों का कातिल बाहर। अब लोगों को और गुस्सा आया, ये हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो फौरन अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर दबाव पड़ने लगा। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि ये क्या, पब्लिक गुस्से में है। उन्होंने कहा बोर्ड ने गलत फैसला दिया है। तो बोर्ड के लोगों को हड़काया। बोर्ड के लोग डर गए। उन्होंने कहा अच्छा हम अपना फैसला वापस लेते हैं। फैसला वापस लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे को अंदर करो। उसको बाल सुधार गृह भेज दिया कि उसकी जमानत कैंसिल। अब आया कि भाई कार तो बाप ने दी, बाप गुनहगार है, बाप को भी बुलाकर अंदर करो। फिर हुआ कि नौकर के ऊपर ज़बरदस्ती ये प्रेशर डाला गया था कि तुम ये कबूल करो कि तुम गाड़ी चला रहे थे। दादा को उठा लिया गया। जिस पब में दारू पी रहे थे भाई, वहाँ तुमने कैसे एक नाबालिग को शराब परोसी, उसको भी उठा लिया गया। वेटर को भी उठा लिया गया। 5 स्टार होटल में जो थे उनको भी उठा लिया गया। धीरे धीरे गिनती बढ़ती गई और इसी सारी चीज़ों के बीच अचानक एक रिपोर्ट आती है एक हॉस्पिटल से, सुसान हॉस्पिटल। उसमें ब्लड रिपोर्ट थी कि जब यह हादसा हुआ 18-19 मई की रात, तब वो नाबालिग क्या शराब के नशे में था। चश्मदीदों ने देखा लड़खड़ा रहा है, चल नहीं पा रहा है, बुरी तरह से नशे में है। मेडिकल रिपोर्ट आती है क्या कि नहीं, ब्लड में कोई अल्कोहल नहीं मिला, उसने तो शराब पी ही नहीं। अब सभी सन्ने, ये कैसे। और कमाल देखिए कि जिस पब में और जिस 5 सितारा होटल के बार में बैठकर ये सारे लड़के शराब पी रहे थे, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज पुलिस उठा चुकी थी और उसमें जाम से जाम टकराते हुए और पीते हुए सारी तस्वीरें कैद। तस्वीर ये बता रही है कि ये लोग शराब पी रहे हैं। अब ग्लास में दूध तो पी नहीं रहे, बाहर में बैठकर, बाहर में दूध तो सर्व होता नहीं है। और ब्लड रिपोर्ट ये कह रहा है कि नहीं जी, इसने तो शराब ही नहीं पी थी। अब ये करिश्मा कैसे, अपने यहाँ सब कुछ हो सकता है। तो उस दिन भी ये करिश्मा हुआ। लेकिन अब पब्लिक का प्रेशर इतना था, लोग गुस्से में थे कि अब पुणे पुलिस को भी लगा कि इज्जत तो बचानी चाहिए। इज्जत बचाने के लिए जब जांच हुई तो पता चला कि जिस ब्लड सैंपल के जरिए ये बताया गया कि इसने तो अल्कोहल या शराब पी नहीं थी, वो उसके फादर के तो डीएनए से मैच ही नहीं किया, यानी कि वो खून ही किसी और का था। अब ये कैसे हुआ। तो फिर ये पता चला कि इसमें एक और कल्प्रिट, एक लड़का जिसने सारी हदें पार कर दी। माँ बाप की गलती है परवरिश की। कमाल देखिए, उसी को बचाने के लिए पूरा फैमिली एकजुट है। अब एक नया कैरेक्टर घर में, बाप दादा ये सब तो थे ही पहले से, अब माँ की एंट्री होती है। पता चला कि जिस रात ये हादसा हुआ उसके बाद से ही पुलिस वालों के साथ मिलकर अब ये सेटिंग शुरू हो गई कि कैसे इस बच्चे को इन चीज़ों से बाहर किया जाए। तो ये हुआ कि भाई ब्लड सैंपल तो लेंगे, क्योंकि जांच होगी अल्कोहल है कि नहीं है। सुबह सुबह माँ हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। डॉक्टर के साथ सेटिंग हो चुकी थी। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, ब्लड रिपोर्ट में दे दूंगा, लेकिन ब्लड कौन सा लाऊं। माँ कहती है मेरा ही खून है, मेरा ही खून ले लो। माँ अपना खून देती है सैंपल के तौर पर। अब जाहिर सी बात है, माँ ने तो शराब पी नहीं थी,
डॉक्टर साहब जांच करते हैं, अब उसमें कहां से अल्कोहल निकलेगा। मां के खून की रिपोर्ट बेटे की बताकर डॉक्टर पुलिस वालों को दे देते हैं। अब जब ये पता चला तो फिर डॉक्टर साहब की भी शामत आई, डॉक्टर के गिरबान पर हाथ दिया तो पता चला कि बाप ने 50 लाख रुपए में डील किया था, क्योंकि इस एक्सीडेंट में उस बच्चे को बचाने का एक ही तरीका है कानून की नजर से, और वो ये कि साबित हो जाए कि उसने शराब नहीं पी थी, फिर तो लापरवाही का केस है, उसमें कुछ होना नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी मुंह खोलकर कहा कि बिल्कुल बदल जाएगा, कौन सा पहली बार कर रहा हूं, अपने यहाँ तो सारी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन 50 लाख रुपए लगेंगे। 600 करोड़ की संपत्ति के मालिक 50 लाख रुपए उसके लिए क्या मायने रखता है। उसने कहा डॉक्टर साहब ये लो। डॉक्टर साहब को 50 लाख रुपए में खरीदा गया, मां ने अपना खून दिया, बेटे का खून किनारे हो गया, रिपोर्ट आई नो अल्कोहल नो शराब। अब आप बताइए, जब ये सच्चाई सामने आई तो अब घर के नाबालिग का पिता दादा ये तो पहले शिकंजे में थे, अब मां की भी बारी आई, मां को भी पुलिस ने पकड़ा, मां भी पहुंच गई जेल में। अब सभी जेल में एक कुल 11 लोगों को इसमें पकड़ा गया, शराब परोसने वाले से लेकर तमाम लोगों को। और उसके बाद इस नाबालिग की एक आंटी, एक मौसी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गई। उन्होंने कहा देखिए हमारे देश का जो कानून है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उन सारी चीज़ों का हमारे इस बच्चे के साथ गलत इस्तेमाल किया गया है। कानून कहता है कि 18 का हुआ नहीं और इसको आपने यहाँ जेल में भेज दिया, उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ा, बहुत सदमे में है, डरा हुआ है। हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कई इंपॉर्टेंट बात कही। उसने कहा देखिए वो बच्चा सदमे में है और आपने कैसे उसको अरेस्ट किया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जब पहली बार उसको छोड़ा था तो फिर उसको दोबारा पकड़ने और उसके लिए क्या कोई कंप्लेंट दी गई, क्या किसी कोर्ट से इजाजत ली गई? नहीं जी, लोअर कोर्ट तक से नहीं ली गई। आपने सिर्फ दबाव में आकर उठा के उसको अंदर कर दिया, और बच्चा है और कानून ये कहता है कि उसके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, तो उसको काउंसलिंग की जरूरत है, बाकी चीज़ों की जरूरत है, तो ये हिरासत गिरफ्तारी उसके लिए सही नहीं है, तो इसलिए उसको रिहा कर दिया। 25 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 लोगों को शराब के नशे में 2.5 करोड़ की अपनी गाड़ी से कुचलने के आरोपी सिर्फ 4 महीने बाद जो 18 साल का होने वाला था, जो नाबालिग से बालिग होने वाला था, वो रिहा हो गया। अब जब मेन अक्यूज रिहा हो गया तो फिर बाकी की क्या है, धीरे धीरे वो सभी बाहर आएंगे और फिर एक और केस इसी तरह रहेगा। अब उन 2 लोगों से पूछे जो एक रईसजादे की कार की पहियों तले कुचलकर वक्त से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए, वो लड़का और वो लड़की, और उनके पेरेंट्स से पूछे, उनके माँ बाप से पूछे। सदमा इस नाबालिग को लगा इसे आपने छोड़ दिया, उन्हें तो पूरी जिंदगी का जख्म मिला है। जवान बच्चों की मौत क्या होती है किसी पेरेंट्स से पूछे, वो क्या करेंगे? उन्हें कहाँ इंसाफ मिला? अब यही वो सवाल है कि इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार गुनहगार कौन है? हमारा सिस्टम, कानून, जुवेनाइल एक्ट, या निर्भया के वक्त जो बाद में हमने बड़े बड़े दावे और सारी चीज़ें कही थी उसको पूरा न कर पाना। और सबसे बड़ी बात जो सोचने वाली है कि हमारे देश में हिट एंड रन केस में ये जो रोड पे एक्सीडेंट होता है और खासतौर पर जो शराब के नशे में गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादातर नाबालिग और रईस बिगड़ायल बच्चे होते हैं, कितनों को आज तक सज़ा मिली? उठा कर देख लीजिए, याद भी नहीं होगा, क्योंकि गिनती के लायक ही नहीं है, सज़ा होती ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? यही होगा कि आज पुणे था, कल कोई और शहर होगा, कोई और ऐसी ही फिर कोई खबर सुनने को मिलेगी, फिर हम लोग भी कुछ और ऐसी बातें करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। काश ऐसा ना हो। तो कहानी में आज इतना ही।